दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सोनू है और आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का सबसे डरावना, रूह कंपा देने वाला अनुभव सुनाने जा रहा हूँ। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत है जिसे मैंने और मेरे जिगरी दोस्त ने अपनी आंखों से देखा, अपनी सांसों में महसूस किया और जिसका असर आज भी हमारी रूह में गहरे तक समाया हुआ है। ये कहानी उस रात की है जब मेरे एक दोस्त की शादी थी और हम उसकी बारात में शामिल होने लखनऊ से मोहनलालगंज जा रहे थे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक शादी का सफ़र हमारी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक इम्तिहान बन जाएगा। लखनऊ में शाम का खुशनुमा वक्त था। सूरज अपनी लाली समेटकर धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान में तारों की हल्की चादर बिछने लगी थी। दोस्तों की शादी का मौका हो और पार्टी न हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों ही थोड़े शराब के शौकीन थे और ऐसे जश्न के माहौल में तो मज़ा दोगुना हो जाता था। हमारे अंदर एक अजीब सा उत्साह और मस्ती भरी हुई थी। सो हमने अपनी भरोसेमंद बाइक उठाई, बोतलें साथ लीं और पूरे जोश और उमंग के साथ मोहनलालगंज के लिए निकल पड़े। हवा में एक अजीब सी खुशी और रोमांच घुला हुआ था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। हमारी बाइक हाईवे पर सरपट दौड़ रही थी, जैसे हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोई जल्दी ही ना हो। हम हंसते हंसाते एक दूसरे को छेड़ते, कॉलेज के दिनों की पुरानी बातों को याद करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उस वक्त तक ये सिर्फ एक मस्ती भरा रोड ट्रिप लग रहा था। रास्ते में हमने एक छोटे से ढाबे पर रुककर गर्मा गर्म खाना खाया, थोड़ी और शराब पी और दोस्तों की शादी के किस्से सुनाते हुए खूब मौज मस्ती की। ढाबे पर गर्मा गर्म पकौड़े और चाय की चुस्कियाँ, साथ में दोस्तों की ठिठोली, सब कुछ कितना सामान्य और खुशनुमा था। उस वक्त हमें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि आने वाली रात हमारे लिए कैसी भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाली होने वाली है। ये सिर्फ एक बारात का सफ़र नहीं था, ये शैतानी ताकतों से एक ऐसी मुठभेड़ बनने वाली थी जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते थे। खाने पीने का दौर खत्म कर हम एक बार फिर अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। अब रात काफ़ी गहरा चुकी थी, सड़कों पर सन्नाटा पसरने लगा था। इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही नजर आ रही थीं। ठंडी हवा के झोंके हमारे चेहरों से टकरा रहे थे, जो उस वक्त तक हमें सिर्फ सुकून दे रहे थे। समय का पहिया तेजी से घूम रहा था और देखते ही देखते हमारी घड़ी में रात के 11:30 बज चुके थे। अचानक हमें महसूस हुआ कि हम रास्ता भटक गए हैं। ये एहसास होते ही एक पल के लिए हमारी सांसें थम सी गईं। चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़क के किनारे लगे पेड़ इतने घने थे कि चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पेड़ों ने आसमान को ढक लिया हो। दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं, कोई घर नहीं, कोई इंसानी आवाज़ नहीं। सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी धड़कनों की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। हम घबरा गए। ऐसे में कहाँ जाएं, किससे पूछें। मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था, मानो हमें दुनिया से पूरी तरह काट दिया गया हो। ये बेबसी का एहसास हमें भीतर तक डरा रहा था। तभी दूर से एक हल्की सी रोशनी हमारी ओर बढ़ती हुई दिखाई दी। अंधेरे में वो रोशनी एक उम्मीद की किरण लग रही थी। धीरे धीरे वो रोशनी पास आई और हमने देखा कि एक पुरानी बाइक पर 3 लोग सवार थे, माइनस एक छोटा बच्चा, एक दुबला पतला आदमी और एक झुर्रियों वाली बूढ़ी औरत। इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर इन तीनों को देखकर हमें थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी जगी। शायद ये हमें रास्ता बता सके। हमने उन्हें हाथ देकर रोका। बाइक रुकी और उस आदमी ने हमारी तरफ देखा। उसकी आंखें अंधेरे में भी अजीब सी चमक रही थीं, जिनमें एक अजब सा खालीपन था। मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाकर पूछा, भैया, हमें श्रवण कुमार गाँव का रास्ता चाहिए, क्या आप बता सकते हैं? उस आदमी की आवाज़ में एक अजीब सा भारीपन था। उसकी आवाज़ उतनी स्पष्ट नहीं थी जितनी होनी चाहिए। उसने कहा, हम लोग भी वहीं जा रहे हैं, अगर आप साथ चलना चाहें तो चल सकते हैं। हमें ये सुनकर थोड़ी राहत मिली, मानो डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। बिना कुछ सोचे समझे हमने अपनी बाइक उनकी बाइक के पीछे लगा ली और उनके साथ चल पड़े। उस पल हमें लगा कि हमें मदद मिल गई है, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी। वे लोग आगे आगे चल रहे थे और हम उनके पीछे। रास्ते में उस आदमी ने हमें एक अजीब और खौफनाक चेतावनी दी। उसकी आवाज़ अब और भी भारी और धीमी हो गई थी, मानो कोई फुसफुसाहट हो, जैसे हवा में घुलती हुई कोई प्रेत ध्वनि। उसने कहा, बाबू, इस रास्ते पर अगर रात हो जाए तो रुक जाइएगा, सुबह ही निकलेगा, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा सही नहीं है। हमें लगा शायद चोर डाकुओं का डर होगा या फिर कोई जंगली इलाका होगा जहाँ खतरा हो। हमने उस वक्त उसकी बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। हम जवान खून थे, जोश से भरे हुए थे और हमें लगा कि हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हमें बस अपने दोस्त की शादी में पहुंचना था। सो हमने उसकी बात को अनसुना कर दिया और अपने सफ़र पर आगे बढ़ गए। उस चेतावनी में एक अजीब सी अनहोनी छिपी थी, जिसे हम अपनी जवानी के जोश में समझ नहीं पाए।
वे लोग हमें श्रवण कुमार गांव तक ले गए और फिर एक मोड़ पर मुड़कर आंखों से ओझल हो गए। वे इतनी तेजी से गायब हुए कि हमें उन्हें धन्यवाद कहने का भी मौका नहीं मिला। वे जैसे आए थे वैसे ही रहस्यमय तरीके से चले गए। वहां से हम वापस उसी सुनसान रास्ते पर लौटे। हमारी घड़ी में अब रात के 1 से सवा 1 बज चुके थे। अंधेरा और भी गहरा हो चुका था और सन्नाटा इतना था कि अपने दिल की धड़कनें भी सुनाई दे रही थीं। हम एक पतले घुमावदार गांव के हाईवे से गुजर रहे थे जो करीब 15-20 किलोमीटर लंबा था। ये रास्ता दोनों तरफ से घने पेड़ों से घिरा हुआ था जिनकी डालियां एक दूसरे से इस तरह उलझी हुई थी मानो एक अंधेरी सुरंग बना रही हूँ जिसके अंदर सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती। हम अपनी बाइक 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला रहे थे। हल्की हल्की ठंडक थी और हवाएं एक अजीब सी नीरव शांति घोल रही थी। जंगल की ओर से आती हुई झींगुरों की आवाजें और रात के पक्षियों की रहस्यमयी चीखें उस सन्नाटे को और भी गहरा बना रही थी। माहौल ऊपर से शांत और खुशनुमा था, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी अनजानी आशंका धीरे धीरे घर कर रही थी। तभी मेरे दोस्त ने अचानक मेरी तरफ देखकर कहा, सोनू देख वो क्या है। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। मैंने उसकी बताई दिशा में देखा और हमारी रूह कांप गई मानो किसी ने ठंडे पानी का घड़ा उड़ेल दिया हो। हमारे बगल में एक पुरानी एक्टिवा काइनेटिक स्कूटी पर एक लड़की चल रही थी। पहली नज़र में हमें कुछ अटपटा नहीं लगा, लेकिन जैसे ही हमने उसे ध्यान से देखा तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं और सारा नशा काफूर हो गया। उस लड़की के हाव भाव बेहद अजीब और डरावने थे। उसका चेहरा पूरी तरह से बेजान था, जैसे किसी लाश का हो जिसे अभी अभी जमीन से निकाला गया हो। आंखें अंदर की ओर धसी हुई थी, गहरे गड्ढों की तरह, और उनमें कोई चमक नहीं थी, बस एक खालीपन था। ऐसा खालीपन जो किसी जीवित व्यक्ति में नहीं हो सकता। उसके बाल बिखरे हुए थे और हवा में लहरा रहे थे, मानो उसने सदियों से उन्हें संवारा ना हो या जैसे वो किसी भयानक आंधी में उलझे हों। उसका रंग पीला पड़ा हुआ था, मानो शरीर से सारा खून निचोड़ लिया गया हो, और उसकी त्वचा पर एक अजीब सी चमक थी जैसे वो मोम की बनी हो। हमें लगा शायद हमारी आंखों का धोखा है या फिर शराब का असर। हमने उस पर ज़्यादा गौर नहीं किया और अपनी स्पीड बढ़ा ली। अब हमारी बाइक 80-90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रही थी, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, वो लड़की उसी रफ्तार से हमारे बगल में चल रही थी। एक पुरानी काइनेटिक स्कूटी जो मुश्किल से 40-50 की स्पीड पकड़ पाती है, वो 80-90 की रफ्तार पर हमारे साथ साथ कैसे चल सकती है, ये हमारी समझ से बिल्कुल बाहर था। हमारी धड़कनें तेजी से दौड़ने लगी जैसे कोई ढोल बज रहा हो। और तो और कभी कभी वो अपना हाथ बढ़ाकर हमारे कंधे पर रखने की कोशिश कर रही थी। उसका हाथ जैसे ही हमारे कंधे के पास आता, हमें एक अजीब सी ठंडी लहर महसूस होती, मानो किसी बर्फीले सड़े हुए हाथ ने हमें छुआ हो। उस ठंडी लहर से हमारी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ जाती। हम डर के मारे कांप उठे। ये सब देखकर हम पूरी तरह से सहम गए। हमारे रोंगटे खड़े हो गए और रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। हमने बस अपनी बाइक की स्पीड और बढ़ा दी और आंखों में दहशत लिए बस भागते रहे। उस पल हमें लगा कि हम किसी भयानक सपने में फंस गए हैं जिससे हम जाग नहीं पा रहे। हम कुछ देर तक लगातार तेजी से गाड़ी चलाते रहे, मानो मौत से रेस लगा रहे हों और हमारी जान सिर्फ इस रफ्तार पर टिकी हो। हमारे दिमाग में एक ही बात थी, भागो, बस भागो। सांसें गले में अटकी हुई थी और हर पल ऐसा लग रहा था कि वो लड़की हमें छू लेगी। जब हम थोड़ी चहल पहल वाली मुख्य सड़क पर पहुंचे, जहां कुछ दुकानें और लोग नजर आ रहे थे, तो अचानक वो लड़की और उसकी स्कूटी हवा में घुल गए, जैसे कोई भयानक सपना टूट गया हो या जैसे वो कभी थी ही नहीं। वे पलक झपकते ही गायब हो गए। हमें थोड़ी राहत मिली, मानो सालों बाद सांस लेने को मिली हो और हमारे सीने से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और हमारी सांसें तेजी से चलने लगी। पसीना माथे से बह रहा था और शरीर ठंडा पड़ गया था। हमने एक दूसरे को कसकर पकड़ा, मानो अभी भी उस डर से बाहर न निकले हों। थोड़ी देर आगे चलने पर एक पुरानी सुनसान नहर पड़ती है। हमने सोचा कि चलो अब सब ठीक हो गया है, डर खत्म हो गया है। हम नहर के पास से गुजरे और कुछ दूर आगे बढ़े। तभी हमारी बाइक अचानक अजीब सी घरघराहट करके बंद हो गई। हमने उसे स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, किक मारी, सेल्फ मारा, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो और हमें आगे जाने से रोक रही हो। इंजन सिर्फ एक हल्की सी आहट करके शांत हो जाता। रात का वक्त था और ये इलाका भी पूरी तरह से सुनसान था। दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं, कोई घर नहीं, बस घने पेड़ और नहर का गहरा काला पानी। चांद की रोशनी भी पेड़ों के पत्तों से छनकर मुश्किल से पहुंच पा रही थी, जिससे अजीब सी परछाइयां बन रही थी।
हमें लगा कि शायद पेट्रोल खत्म हो गया है या फिर इंजन में कोई खराबी आ गई है। हमने सोचा चलो थोड़ा सा आगे चलकर किसी चौराहे पर कोई दुकान होगी तो वहाँ दिखा देंगे। ये सोचकर थोड़ी हिम्मत आई। हम बाइक को घसीटते हुए ले जाने लगे। ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ों की सरसराहट के अलावा कोई आवाज़ नहीं थी। तभी हमें किनारे से एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। शुरुआत में आवाज़ बहुत हल्की थी, बहुत दूर से आती हुई, मानो कोई बच्चा बहुत दर्द में रो रहा हो। उसकी हर चीख हमारे दिल में दर्द पैदा कर रही थी। हमने सोचा शायद आसपास कोई गांव होगा या कोई जानवर होगा। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वो रोने की आवाज़ बढ़ती जा रही थी और भी ज़्यादा तेज़ और डरावनी। धीरे धीरे वो आवाज़ इतनी तेज़ और नज़दीक हो गई कि मानो कोई बच्चा हमारे ठीक बगल में ही चीख चीख कर रो रहा हो। उसकी हर चीख में एक भयानक दर्द और निराशा थी। अब हमें एहसास हुआ कि ये किसी आम बच्चे की रोने की आवाज़ नहीं थी। इसमें एक अजीब सी उदासी, एक भयानक चीख छिपी हुई थी जो सीधे हमारे कलेजे को चीर रही थी। हमें लगा जैसे वो आवाज़ हमारे अंदर समाती जा रही हो। हमारे कलेजे डर से कांपने लगे। ये आवाज़ इतनी भयावह थी कि उसने हमारी बची खुची हिम्मत भी तोड़ दी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य बच्चा हमें घसीटता हुआ नहर के अंदर ले जाना चाहता हो या हमें अपने पास बुला रहा हो। हमारा डर इतना बढ़ गया कि हम गाड़ी को घसीटने की बजाय लगभग दौड़ते हुए आगे बढ़ने लगे, जैसे हमारी जान किसी रफ्तार पर टिकी हो। हम दोनों जोर जोर से माता रानी का नाम जपने लगे। जय माता दी, जय माता दी। हमारी आवाज़ें डर के मारे कांप रही थी। हम भागते रहे, नाम जपते रहे, और जैसे जैसे हम नाम जपते रहे और आगे बढ़ते रहे, थोड़ी देर बाद वो आवाज़ अचानक बंद हो गई, एकदम शांत, मानो किसी ने आवाज़ का गला घोंट दिया हो। एक अजीब सी खामोशी छा गई जो उस रोने की आवाज़ से भी ज़्यादा डरावनी थी। उसी पल जैसे ही आवाज़ बंद हुई, हमने दोबारा किक मारी और बाइक झटके से स्टार्ट हो गई। इंजन की आवाज़ सुनकर हमें लगा जैसे हमने दूसरी जिंदगी पाई हो। हमने बिना एक पल भी रुके, बिना पीछे मुड़े देखे तेज़ी से बाइक दौड़ा दी। हमें लगा कि हम मौत के मुंह से बाहर निकले हैं। हमारे शरीर पसीने से भीग चुके थे और होंठ सूखे पड़े थे। शादी का सारा मूड खराब हो चुका था। हमारा उत्साह डर में बदल चुका था। किसी तरह हम आलमबाग पहुंचे। वहां की चहल पहल, लोगों की आवाज़ें, गाड़ियों का शोरगुल देखकर हमें थोड़ी राहत मिली, जैसे किसी दलदल से बाहर निकले हों। हमने एक दुकान से थोड़ी और शराब ली। उसे पीकर हमें थोड़ी हिम्मत मिली ताकि हम उस भयानक रात के सदमे से बाहर आ सकें। हमारा दिमाग अभी भी उस भयानक रात की घटनाओं से जूझ रहा था। वो तस्वीरें हमारी आंखों के सामने घूम रही थीं। फिर हम लंगड़ा फाटक की तरफ से अपने घर की ओर जाने लगे। लंगड़ा फाटक के पास एक रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है। रात का वक्त था और ठंड का मौसम था। अब तक हमारे साथ दो भयानक घटनाएं घट चुकी थी, इसलिए हम पहले से ही पूरी तरह से सहमे हुए थे। हम दोनों एक दूसरे से चिपक कर बैठे थे, मानो कोई हमें छू भी न सके। हमारे मन में एक अजीब सी आशंका बैठी हुई थी। जब हम क्रॉसिंग पर पहुंचे तो वो बंद थी और एक लंबी मालगाड़ी आने का इंतजार हो रहा था। हमने अपनी बाइक रोकी। मुझे सिगरेट पीने का मन हुआ ताकि थोड़ा सुकून मिल सके, दिमाग को थोड़ा आराम मिल सके। मैंने अपनी सिगरेट निकाली, लेकिन माचिस नहीं मिल रही थी। मैंने अपनी जेबें टटोली, दोस्त की जेबें देखी, लेकिन माचिस कहीं नहीं थी। हमें लगा जैसे हमारी माचिस को किसी ने जानबूझकर गायब कर दिया हो ताकि हमें वहीं रुकना पड़े। तभी हमारी नज़र सामने पड़ी। क्रॉसिंग के ठीक बगल में एक बूढ़ा आदमी एक टोकरी में मूंगफली बेच रहा था। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसकी टोकरी में न तो कोई दिया जल रहा था और न ही कोई लालटेन। आसपास की दुकानें बंद थीं और अंधेरा था, लेकिन उस बूढ़े आदमी के पास कोई रोशनी नहीं थी। वो कंबल ओढ़कर ठंड में क्रॉसिंग के पास बैठा था, चुपचाप, एक मूर्ति की तरह, जैसे किसी दूसरे लोक का प्राणी हो। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, सोनू जा, उससे माचिस ले आ, शायद उसके पास हो। मुझे थोड़ी झिझक हुई क्योंकि इतनी रात को इस तरह बिना रोशनी के एक बूढ़े आदमी का मूंगफली बेचना अजीब लग रहा था, लेकिन सिगरेट की तलब और पहले के डर ने मुझे जाने पर मजबूर कर दिया। मैं उतरा और उस बूढ़े आदमी के पास गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो पत्थर का बना हो। मैंने उससे 2-3 बार माचिस मांगी। दादाजी, माचिस है क्या? दादाजी, माचिस चाहिए। लेकिन उसने कुछ बोला ही नहीं। वो बस चुपचाप बैठा रहा, मेरी तरफ बिना देखे, जैसे वो किसी और ही दुनिया में हो। उसकी आंखें कहीं दूर अंधेरे में घूर रही थीं और मुझे लगा जैसे वो आंखें मुझे भेद रही हों। उतनी ही देर में क्रॉसिंग खुल गई। अब जाने का वक्त हो गया था। उसके न बोलने पर और शराब के थोड़े असर में होने के कारण मुझे गुस्सा आ गया। मेरा डर अब गुस्से में बदल चुका था क्योंकि मैं बेबस महसूस कर रहा था। मैंने जोर से कहा, अरे दादा,
सुनाई नहीं देता क्या? पागल समझा है क्या? माचिस चाहिए। मेरी आवाज में उस रात का सारा डर और गुस्सा मिला हुआ था। तभी उसने अचानक अपनी गर्दन धीरे धीरे घुमाई और मेरी तरफ देखा। दोस्तों, जो मैंने देखा वो मेरी जिंदगी की सबसे भयानक चीज थी, जिसे याद कर आज भी मेरी रूह कांप उठती है। मेरी चीख निकल गई, जो गले में ही घुट गई। उसका चेहरा ही नहीं था, सिर्फ एक सपाट सतह थी जहाँ चेहरा होना चाहिए था। उसकी आंखें, नाक, मुंह कुछ भी नहीं था, बस एक चिकनी खाली त्वचा थी, जैसे कोई भयानक मुखौटा हो, लेकिन वो उसका असली चेहरा था। उस पल मुझे लगा कि मेरा दम निकल जाएगा। मैं तुरंत अपनी दोस्त की बाइक पर कूदा और चीख कर बोला, गाड़ी स्टार्ट कर, भाग यहाँ से। मेरी आवाज़ में ऐसी दहशत थी कि मेरे दोस्त ने पलट कर भी नहीं देखा। मेरा दोस्त मेरी हालत देखकर घबरा गया। उसने पूछा, क्या हुआ सोनू? पहचान क्यों नहीं दे रहा है? भागा क्यों रहा है? उसकी आवाज़ में डर और चिंता साफ झलक रही थी। मैंने कहा, तुझे बाद में बताऊंगा, बस अभी गाड़ी स्टार्ट कर और तेजी से भगा। उसने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और बिना कुछ सोचे समझे तेजी से भगा दी, जैसे उसकी जान भी उसी पल खतरे में पड़ गई हो। हम उस क्रॉसिंग से दूर, बहुत दूर निकल जाना चाहते थे, जहां उस भयानक चीज की परछाई भी न पड़ सके। थोड़ी दूर आगे जाने पर जब हम थोड़े सुरक्षित महसूस कर रहे थे और शहर की रोशनी दिखने लगी थी, तो मैंने उसे बताया कि यार, उसका तो चेहरा ही नहीं था। ये सुनकर मेरे दोस्त की भी हालत खराब हो गई। उसका रंग सफेद पड़ गया और वो लगभग बेहोश होने वाला था। उसके हाथ पैर कांपने लगे और उसने बड़ी मुश्किल से बाइक संभाली। उस पल हमें एहसास हुआ कि हमने किस खौफनाक चीज का सामना किया है। हम किसी तरह अपने अपने घर पहुंचे। रात भर हमें नींद नहीं आई। वो भयानक अनुभव हमारी आंखों के सामने घूमता रहा। हर पल उस लड़की का बेजान चेहरा, बच्चे की चीख और उस बूढ़े आदमी का चेहरा विहीन चेहरा हमारी नजरों के सामने आ जाता था। हमारी रातें भयानक सपनों से भरी थी, जिनमें हम चीखते चिल्लाते उठ जाते थे, पसीने से तरबतर। ये भयानक अनुभव कई दिनों तक हमें परेशान करता रहा। मेरी और मेरे दोस्त की तबीयत बिगड़ने लगी। हमारा वजन अचानक गिरने लगा, हमारा शरीर सूखने लगा, मानो किसी नकारात्मक शक्ति ने हमारे शरीर पर कब्जा कर लिया हो। हम दिन पर दिन कमजोर होते जा रहे थे, हमारी ऊर्जा खत्म होती जा रही थी। हम हर वक्त डरे सहमे रहते थे। हमें हर आवाज, हर परछाई से डर लगने लगा था। हमारे घर वाले हमारी हालत देखकर बहुत परेशान थे। उन्होंने हमें कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन किसी को हमारी बीमारी समझ नहीं आ रही थी। डॉक्टर कहते थे कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन हम जानते थे कि कुछ तो गड़बड़ थी, कुछ अलौकिक था जो हमें अंदर से खा रहा था। जब हमारी हालत में सुधार नहीं हुआ और दवाएं काम नहीं कर रही थी, तो हमारे घर वाले हमें लखनऊ की एक प्रसिद्ध मजार पर ले गए। लोगों का कहना था कि वहाँ के बाबा बहुत सिद्ध हैं और हर तरह की परेशानी का समाधान करते हैं। हमने भी अपनी आखिरी उम्मीद उन्हीं में देखी। हम उस मजार पर पहुँचे। वहाँ का माहौल बहुत शांत और सकारात्मक था। जैसे ही वहाँ पहुँचे, हमें एक अजीब सी शांति महसूस हुई। मजार के बाबा ने हमें देखा और बिना कुछ पूछे ही सब कुछ समझ गए। उनकी आंखों में एक अजीब सी शक्ति और शांति थी जो हमारे डर को कम कर रही थी। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े, हमें कुछ ताबीज दिए और कुछ पानी पिलाया। उनकी हर बात में एक गहरा विश्वास था। बाबा की कृपा से धीरे धीरे हम दोनों वापस स्वस्थ होने लगे। हमें लगने लगा कि जैसे कोई भारी बोझ हमारे शरीर से उतर गया हो और हम फिर से सांस ले पा रहे हों। हमारी नींद वापस आने लगी, हमारा वजन बढ़ने लगा और हम पहले की तरह सामान्य महसूस करने लगे। उस मजार के बाबा ने हमें उस रात हुई घटनाओं से मुक्ति दिलाई और हमें दोबारा जिंदगी जीने का मौका मिला। हम आज भी उन बाबा के बहुत आभारी हैं, जिन्होंने हमें उस भयानक अनुभव से बाहर निकाला। तो दोस्तों, ये थी मेरी और मेरे दोस्त की रोंगटे खड़े कर देने वाली भयानक रात की कहानी। एक ऐसी रात जिसने हमारी जिंदगी को बदल दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कई बार हमारी हिम्मत और जवानी का जोश हमें ऐसे रास्तों पर धकेल देता है जहां अनजानी और अलौकिक शक्तियां हमारा इंतजार कर रही होती हैं। उस रात हमने जो कुछ भी अनुभव किया, वो हमारी जिंदगी का सबसे डरावना, अविस्मरणीय अध्याय बन गया। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है और मैं उस बूढ़े आदमी की चेतावनी को याद करता हूँ। बाबू, इस रास्ते पर अगर रात हो जाए तो रुक जाइएगा, सुबह ही निकलिएगा, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा सही नहीं है। उस एक वाक्य में कितना गहरा सच छिपा था, ये हमें उस रात ही समझ आया। हमेशा सुरक्षित रहें और सावधान रहें दोस्तों, खासकर जब आप रात में अनजाने और सुनसान रास्तों पर सफर कर रहे हो। कभी कभी कुछ चीज़ों को अनसुना करना या अनदेखा करना ही बेहतर होता है। हर जगह जाने की, हर बात जानने की ज़रूरत नहीं होती। हमें उस बूढ़े आदमी की चेतावनी मान लेनी चाहिए थी।
लेकिन अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है। हमने उस रात जो सीखा वो हम कभी नहीं भूलेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और आपको एक अलग तरह का डर महसूस हुआ होगा। अगर आपको ऐसे ही हॉरर कंटेंट और सच्ची कहानियाँ सुनने का शौक है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी। हमेशा आप सुरक्षित रहें और सावधान रहें। धन्यवाद।